हेलो दोस्तों। तो ये जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 है और जो हमने हमने शुरुआत करी है ये है विज्ञान विषय। और विज्ञान विषय है कक्षा 10 के लिए और ये कोर्स है आरबीएससी का। और जो सन है वो है 2021-22। जो हाल ही में नया सिलेबस जो आरबीएससी ने जारी किया था वो वाला है ये, जिसमें 40% हटाने के बाद जो हमारे 60% कोर्स बचा है, इस कोर्स को हम कवर कर रहे हैं। इस श्रेणी में हमने चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड कवर कर लिया है। अगर आपने इसके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो हमारा है ये चैप्टर 3 है। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए ताकि आप भी इनके शॉर्ट और स्वीट नोट्स बना सकें। ये वो नोट्स हैं जो हम हमारी ऑफलाइन जो कोचिंग है उसमें प्रोवाइड करवाते हैं। आप भी इन नोट्सों को अपनी कॉपी में नोट करिए, इनको रीड कीजिए। किसी टॉपिक में अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको उसका जवाब ज़रूर देंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है धातु। धातु क्या होती है? तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को देने की प्रकृति रखते हैं। देखिए तो दोस्तों, सीधा सा ध्यान रखिए, जो इलेक्ट्रॉन देगा देगा वो क्या होगी? धातु। जो इलेक्ट्रॉन लेगा जो लेगा वो क्या होगी? अधातु। बस ये ध्यान रखिए आप। तो मैं आपको साथ साथ में याद रखने के सारे शॉर्ट और स्वीट तरीके बताता रहूँगा। आप इनको अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फेरस। अगला है अधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रकृति रखते हैं। देखिए मैंने बोला, जो ग्रहण करेगा, जो लेगा वो तो क्या कहलाएगा? अधातु। जो देगा वो धातु। धातु में एक और टॉपिक है, यह ऊष्मा या विद्युत की सुचालक होती है। और अधातु में देखिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम, ऑक्सीजन और कार्बन। एक और बचता है इन दोनों का मिश्रित रूप उपधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग कर सकते हैं, यानी ग्रहण भी करेंगे और त्याग भी कर सकते हैं, ये कहलाती है उपधातु। जैसे उपधातु का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जांपल सिलिकॉन। चलिए, अब हमने धातु देख ली, अधातु देख ली, उपधातु देख ली। अब चलिए इनके गुण देख लेते हैं। सबसे पहला गुण किसका देखते हैं? धातुओं के गुण देखते हैं सबसे पहले। यह ठोस होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा धातुएं किसी होती है? ठोस। धातुएं कैसी होती है? धातुएं होती है ठोस। ठोस यानी कि सॉलिड। यह चमकीली होती है। जी हाँ दोस्तों, इनमें चमक होती है। ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। धातुएं आघातवर्धनीय होती है। आघातवर्धनीय, देखिए ये तीन आप ध्यान रखिए। एक तो होता है आघात वर्धनीय, एक होता है तन्यता, और एक होता है ध्वनिक। ये तीनों को ध्यान रखिए। इसको तो ध्वनि का मतलब, इनको अगर धातुओं को पीटे तो पीटने पर आवाज उत्पन्न होती है। आवाज उत्पन्न होती है। जैसे स्कूल की जो घंटी होती है, जब उसको बजाया जाता है तो उसमें से आवाज उत्पन्न होती है। एक है तन्यता, तो ये है धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? तार बनाया जा सकता है। तो ये कहलाता है तन्यता। एक है आघात वर्धनीयता, यानी कि धातुओं को पीट दो इन्हें, पीट पीट कर क्या बनाई जा सकती है? चद्दर। तो ये तीनों ध्यान रखिए। आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं? धातुओं को पीट पीट कर चद्दर रूप में रूपांतरित करना आघातवर्धनीय कहलाता है। धातुओं को खींचकर तार
बनाना तन्यता कहलाता है, और धातुओं को पीटने पर आवाज उत्पन्न होती है, ये क्या कहलाता है? ध्वनि। जैसे स्कूल की घंटी। ये लिखे हुए हैं। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। धातुएं ध्वनि और तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है धात्विक चमक। इनको डिटेल में देख लेते हैं। धातुओं की सतह कैसी होती है? चमकदार। देखिए ये जो ऊपर लिखे हैं ना, हमने इन्हीं को डिटेल में देख रहे हैं। कठोरता। धातुएं कठोर होती है। अब देखिए साथ में कुछ अपवाद भी चलेंगे, उनको भी साथ साथ में देखते चलेंगे। धातुएं कठोर होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातुएं कैसी होती है? मुलायम। और मुलायम भी कैसी होती है दोस्तों? इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है। आगे चलते हैं। रूप। रूप यानी कि धातुएं ठोस, द्रव, गैस किस रूप में पाई जाती है? तीन जो रूप होते हैं। धातुएं कमरे के ताप पर किसी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। लेकिन इसमें भी अपवाद है। मरकरी, जिसको पारा या Hg बोला जाता है, कमरे के ताप पर किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने अभी आघात वर्धनीय आपको समझा ही दिया। किसे कहते हैं? धातुओं को पीटकर चादर के रूप में रूपांतरित करना आघात वर्धनीय कहलाता है। तन्यता। धातुओं को तार के रूप में रूपांतरित करना तन्यता कहलाता है। देखिए पीट करनी है, खींच कर। अगला है चालकता। चालकता हम जानते हैं धातुएं जो होती है वो विद्युत की और ऊष्मा की क्या कैसी होती है? चालक होती है। तो विद्युत तथा ऊष्मा की चालक, यानी कि इनमें करंट भी आएगा और ऊष्मा भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होगी। उस देखिए विद्युत तो हम जानते हैं कि ये कोई तार है। अगर इस सिरे से अगर इसमें विद्युत प्रवेश होगी तो इस सिरे से निकलेगी। और एक ऊष्मा क्या होती? ऊष्मा ये होती है कि अगर हम ये लोहे की छड़ है, इसके अगर एक सिरे को गर्म करें तो कुछ समय पश्चात यहाँ से जो ये जो कण है ये गर्म होते होते ये सिरा भी ऐसा होगा जो हमें कैसा महसूस होगा? गर्म। जैसे कढ़ाई में कढ़ाई में रखी चम्मच। कढ़ाई में जो चम्मच रखी होती है उसका ये वाला सिरा कढ़ाई के अंदर होता है, लेकिन बहुत देर तक पड़ा रहने के कारण ये वाला सिरा भी हमें कैसा लगता है? गर्म। तो ये किसके कारण हो रहा है? ऊष्मा के प्रवाह के कारण। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ नोट नोट डाल के देखना है। एक तो सीसा और एक मरकरी, दोनों विद्युत की कैसी होती है? कुचालक धातु है। एक तो सीसा और एक मरकरी। ध्वनिकता भी मैंने बता ही दिया। धातु को पीटेंगे तो आवाज उत्पन्न होगी। किसी को भी पीट दो आवाज जरूर उत्पन्न होगी। अगला है ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं कैसी ऑक्साइड बनाती है? क्षारकीय ऑक्साइड प्रकृति दर्शाती है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा। धातुओं के हमने देख ली। कौन से गुण देखे धातुओं के? भौतिक गुण। अब हम देखेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। देखिए दोस्तों, ये जो हमने देखे ना धातुओं के गुण, ये कौन से गुण हैं? भौतिक गुण। चलिए अब अधातुओं के भी भौतिक गुण देख लेते हैं। अधातुएं कैसी होती है? चमकीली नहीं होती है। साफ उसी का उल्टा देखना है आपको। जो हमने धातुओं का देखा वही अधातुओं का देखना है, बिल्कुल उसका विपरीत। अधातुएं चमकीली नहीं होती। यह कठोर नहीं होती है, उसमें कठोर होती है। यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है, परंतु देखिए इसमें भी अपवाद है। ब्रोमीन जो है Br, ये कैसी अवस्था में होती है? तरल अवस्था में। आघात वर्धनीयता नहीं होती। तन्यता का गुण नहीं होता है। विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है। लेकिन जो कार्बन के तीन अपर रूप होते हैं, कार्बन के तीन अपर रूप होते हैं, एक तो हीरा, ग्रेफाइड और फुलरीन। इनमें से जो ग्रेफाइड होता है ये क्या है? अधातु। और अधातु होने के साथ साथ ये विद्युत का क्या है?
सुचालक। ये दोनों क्या है? कुचालक। विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक। इसमें जो इसका सही अगर एग्जाम्पल देखें तो ये होती है हमारी पेंसिल की जो अंदर वाली नोक वाला जो सिरा होता है वो पूरा, ये होता है क्या? ग्रेफाइट। आगे बढ़ते हैं। अम्लीय और अधातुएं अधिकतर कौन सी प्रकृति दर्शाते हैं इनके ऑक्साइड? तो अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। और कौन दर्शाते हैं? ऑक्साइड। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है वायु के साथ अभिक्रिया। तो धातु और वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। आइए इसको इस तरीके से समझते हैं। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। वायु धातुओं से भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करती है। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ये ऊपर बना हुआ है धातु ऑक्साइड। इसे ही नीचे इस हिंदी रूपांतरित रूप में लिख रखा है। चलिए अब इनके बारे में कुछ देखते हैं, किसके साथ कैसी अभिक्रिया करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान। सोडियम तथा पोटेशियम वायु के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेती है। इस कारण इन्हें केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। देखिए कौन कौन सी धातु, एक तो है सोडियम, एक है पोटेशियम। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या पकड़ लेती है? आग। इस कारण इन्हें किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ये अत्यंत ज्वलनशील धातुएं होती है। कौन कौन? सोडियम और पोटेशियम। इस कारण इन्हें केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। आगे चलते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये धातुएं धीरे धीरे ऑक्साइड बनाती है, जिसके कारण इन पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आयरन को गर्म करने पर यह प्रज्वलित नहीं होता है, मतलब ये जलता नहीं है। लेकिन जब इसका चूरा लेते हैं, इसका चूर्ण लेते हैं, जब आग में लोह चूर्ण को डालने पर वह कौन सी रोशनी के साथ जलता है? लाल रोशनी। लोह का जो चूर्ण होता है, अगर इस चूर्ण को हम जलाएं तो ये आग में जलता है और कौन सी रोशनी उत्पन्न करता है? लाल रोशनी। आगे बढ़ते हैं। कॉपर। कॉपर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन इन पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। अगला है चांदी और सोना। ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते। कौन नहीं करते? एक तो चांदी और सोना। एक तो एजी और एयू। एजी अर्जेंटम और एयू ओरम। एजी का आप अगर रूप देखें, इसको बोला जाता है अर्जेंटम और एयू को बोला जाता है ओरम। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली आती है हमारे पास सक्रियता श्रेणी, जो इस साल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही, ध्यान रखिए कौन सा क्रम है? अवरोही क्रम। यानी कि अगर हम किसी को ऐसे लिखें 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, तो ये जो क्रम होता है, ये कौन सा क्रम होता है? अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। तो अगर धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में जमाते हैं तो प्राप्त जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है वो कहलाती है सक्रियता श्रेणी। अब आइए देखते हैं सक्रियता श्रेणी में। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, मैंने इनको अलग अलग टुकड़ों में दे रखा है और याद करने के तरीके भी दे रखे हैं, तो आप इनको याद भी कर सकते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। सोडियम को नेट्रियम बोला जाता है। तो आइए देखते हैं। पोटेशियम के, सोडियम एन है और कैल्शियम सी है। इनको ऐसे याद रख सकते हैं आप, क न सा, कंसा। क से बना के, न से बना एन ए और सी ए से बना सा। तो क न सा,
यानी कि सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं कौन सक्रियता श्रेणी में कौन है? क न सा। आइए आगे बढ़ते हैं। जल के साथ अभिक्रिया। अब जल के साथ धातुएं किस प्रकार से अभिक्रिया करती है तो देखते हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है और धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। ये ध्यान रखिए, ये पूछने लायक प्रश्न है परीक्षा में कि धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है और धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाती है। अब दोस्तों ये एक चार्ट है। इस चार्ट के द्वारा मैंने धातुएं किस जल के साथ कैसी अभिक्रिया करती है वो सारा नोट्स के रूप में बना रखा है। अगर आप इसे हम लिखेंगे तो पूरा एक पेज भरा जाएगा और याद करने में भी कुछ नहीं आएगा। इससे अच्छा है आप शॉर्ट लिखिए, याद कीजिए उन्हें, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। आइए जानते हैं। धातु की सबसे पहले देखते हैं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया। तो देखते हैं धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया करती है। कौन कौन सी करती है? एक तो सीजियम और एक नेट्रियम यानी कि CS और सोडियम Na। सीजियम और नेट्रियम। आगे बढ़े तो गर्म जल के साथ कौन सी अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु अभिक्रिया करती है? वो करती है मैग्नीशियम। आगे बढ़े भाप के साथ अभिक्रिया कौन कौन सी करती है? फेरस, जिंक और एल्यूमिनियम। Fe, Zn और Al। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है? तैरने लग जाती है। कहाँ तैरती है? जल की सतह पर। ये जो जल की सतह होती है, इस जल की सतह पर यहाँ ऊपर की तरफ ये तैरने लग जाती है। कौन कौन सी गैस है? देख तो कैल्शियम और एक है मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों ध्यान रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको एक चार्ट में ही आपको बहुत सारी चीजें बता दी। इसमें जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो एक तो ओरम, सोना, चांदी, कॉपर, तांबा और लेड, जिसको पारा बोला जाता है। तो ध्यान रखिए AU, AG, CU और PB। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। पीछे की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है AJ को अर्जेंटम यानी कि चांदी और AU को ओरम, ओरम यानी कि सोना। आइए दोस्तों, ये जो हमारा सक्रियता श्रेणी का कुछ पार्ट जो छूट गया था, हमने केवल अधिक क्रियाशील धातुएं देखी। अब देखिए सक्रियता श्रेणी के कुछ टॉपिक और हैं। कम क्रियाशील धातुएं। तो कम क्रियाशील धातुएं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। ये Zn है, जिंक और लेड। तो इसको याद रख, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। मांगे आलू जमीन पे। मांगे से Mg, Al से आलू, जमीन से Zn और पे से Pb। एक और बचती है न्यूनतम क्रियाशील धातुएं हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, Hg, अर्जेंटम चांदी, AU सोना। इसको याद रख सकते हैं आप। इसके याद रखने की भी तरीका है। हसू, पारा, चांदी, सोना पर। तो हसू यानी H से H, सू से Cu और किस पर हसू? पारा, चांदी और सोना पर। आइए आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कौन कौन आकर्षित करते हैं? तो प्लस और माइनस। ये जो विपरीत आवेशित आयन है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। ध्यान रखिए दोस्तों, प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और माइनस माइनस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेशित आयन जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करके मजबूत बंध का निर्माण करते हैं, जिससे आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। देखिए जब इस एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो मजबूत बंध बनेगा और जिससे आयनिक यौगिक का निर्माण होगा। देखिए आगे। अब आयनिक यौगिकों के गुण देख लेते हैं। तो इनकी भौतिक प्रकृति, यह ठोस और कठोर होते हैं।
तो आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस और कठोर। गलनांक व क्वथनांक देखें तो इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। घुलनशीलता देखें तो जल में घुलनशीलता तथा केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अघुलनशीलता प्रदर्शित करते हैं। जल में तो कैसे होंगे? घुलनशील, लेकिन विलायकों जैसे केरोसिन और पेट्रोल में कैसे होंगे? अघुलनशील। चालकता, गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में नहीं करते। कौन सी अवस्था में नहीं करते? ठोस में नहीं करते। अगला है, अभी छोटे छोटे तो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। खनिज किसे कहते हैं? तो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ तथा यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। जो प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम प्रकृति से खोद कर निकालते हैं बाहर, जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से विद्यमान है, वो क्या कहलाते हैं? खनिज। अगला आता है अयस्क। वे पदार्थ जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है तथा जिन्हें भूमि से निकालना लाभकारी होता है। जिसमें क्या पाई जाती है? धातु अधिक मात्रा में होती है और भूमि से निकालना लाभकारी होता है, उसे क्या बोला जाता है? अयस्क। एक होता है गेंग। गेंग होती है पृथ्वी से जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं, तो पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में कई प्रकार की क्या पाई जाती है? अशुद्धियां पाई जाएगी दोस्तों। वो कौन कौन सी रेत या मिट्टी विद्यमान होती है जिन्हें क्या बोला जाता है? गेंग। अगला है निस्तापन। तो कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। किसे? कार्बोनेट को। कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में, वायु की जो मात्रा होती है वो सीमित होती है, किस में बदल जाता है? ये ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? निस्तापन कहते हैं। भर्जन, देखिए ये भर्जन लिखा हुआ भजन नहीं है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह किस में बदलता है? ऑक्साइड में, जो क्या कहलाता है? भर्जन। किसको? देखिए उस ऊपर ऊपर निस्तापन में किसको कर रहे हैं? कार्बोनेट अयस्क को। भर्जन में किसको कर रहे हैं? सल्फाइड अयस्क को। इसको कर रहे हैं वायु की सीमित मात्रा में और इसको कर रहे हैं वायु की उपस्थिति में। गर्म इसको भी कर रहे हैं, गर्म इसको भी कर रहे हैं। अगला है धातुओं का परिष्करण या शोधन। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। ये इसका चित्र है। देखिए इसमें दो छड़े हैं, इधर वाली को एनोड बोला जाता है, जिस तरफ क्या लगा हुआ है? प्लस, और इधर वाली को बोला जाता है कैथोड, जिस तरफ क्या लगा हुआ है? माइनस। इसमें जो एनोड के नीचे जो इकट्ठा होता है, यह कहलाता है अपद्रव्य। ये हमारा ये पूरा जो है ये टैंक, और इसमें जो विलियन भरा हुआ है, ये विलियन किसका है? CuSO4 का विलियन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये विधि कौन सी है? विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि का अगर चित्र पूछे तो ये, और क्रिया विधि पूछे तो आइए देखते हैं इसकी क्रिया विधि क्या होती है। देखिए सबसे पहले इसमें विलियन क्या होता है? CuSO4 प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये होता है कुछ मात्रा में। देखिए जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड से Cu+2 की तरफ धारा प्रवाहित होती है। Cu+2 की तरफ, देखिए एनोड से Cu+2 प्रवाहित होता है, उतनी ही मात्रा में Cu+2 विलियन से कैथोड की तरफ प्रवाहित होता है। देखिए जब इसमें धारा प्रवाहित की जाएगी तो यहाँ से Cu+2 किधर जाएगा? विलियन में। ऐसा का ऐसा ही इस विलियन से भी Cu+2 कहाँ जाएगा? इसमें। आगे बढ़िए, की तरफ प्रवाहित होती है तथा अशुद्धियां अपद्रव्य के रूप में एनोड के नीचे निक्षेपित हो जाती है, जिन्हें अपद्रव्य बोला जाता है। अगला है धातुओं का संचारण। धातुएं अपने आसपास अम्ल संचारण, यानी कि आपने देखा होगा धातुओं पे या तो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है या वो काली हो जाती है। तो धातुओं के साथ ये इस प्रकार की घटना होना क्या कहलाता है? संचारण। आइए संचारण को समझते हैं। धातुएं अपने आसपास अम्ल, वायु तथा आर्द्रता के संपर्क में आकर कैसी हो जाती है? संचारित, जिन्हें क्या बोला जाता है? संचारण। अब कौन कौन सी धातुएं कैसे संचारित होती है वो देखते हैं। तो सिल्वर, सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिससे वस्तु कैसी हो जाती है? काली हो जाती है।
अगला है कॉपर यानी कि तांबा। कॉपर आर्द्र CO2 से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिससे ये कैसा हो जाता है, हरे रंग की परत। कॉपर पर कौन से रंग की परत चढ़ जाती है, हरे रंग की। अगला है लोहा। लोहा होता है Fe। आर्द्र वायु तथा नमी से क्रिया करके एक भूरे रंग की परत बना लेता है, जिसे क्या बोला जाता है, जंग। लोहा क्या बनाता है, जंग। किससे अभिक्रिया, आर्द्र वायु और नमी से। देखिए अब संचारण से कैसे बचा जा सकता है, संचारण से सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो लोहे की सतह पर तेल की पुताई कर दो, तेल लगा दो उसके ऊपर, पेंट कर दो, यशद लेपन द्वारा यशद लेपन कर दो, क्रोमियम की परत चढ़ाकर या मिश्र धातु बनाकर। तो आइए देखते हैं यशद लेपन क्या होता है। लोहे तथा इस्पात की जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और जिंक की परत को चढ़ाना ही क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। एक आखिरी टॉपिक बचता है इसमें हमारा, मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। किसका, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। देखिए इस्पात, इस्पात होता है किस किसका, लोहा, निकल और क्रोमियम का। पीतल बना होता है कॉपर और जिंक से। कांसा बना होता है कॉपर और टिन से। सोल्डर, सोल्डर बनी होती है लेड और टिन से। और अमलगम, अमलगम बनी होती है मरकरी यानी कि पारा और अन्य तत्वों से। तो दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर नंबर 3 जो हमने इसकी शुरुआत करी थी, ये एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से हमने चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट भी कंप्लीट किया, सेकंड कंप्लीट किया, थर्ड कंप्लीट किया। अब देखिए 2021-22 के सिलेबस में आपके चैप्टर नंबर 4 और 5 को हटा दिया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। तो कौन सा पढ़ेंगे, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, चैप्टर नंबर 6। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इन शॉर्ट और स्वीट नोट्सों को बनाकर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सके और RBSC 10th में एक अच्छे स्कोर को प्राप्त करें। तो आइए दोस्तों इसी श्रेणी में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।